ये बात करता है एडॉप्शन से रिलेटेड और मेंटेनेंस से रिलेटेड। बहुत ऐसे कपल्स होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो उनको कानून के द्वारा एक रास्ता दिया गया है कि वो एज़ पर लॉ बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि जो हिंदू हैं, तो हिंदुओं के लिए ये एक्ट स्पेसिफिकली बना है, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो अगर हम इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो देखिए ये एक्ट जो है ऑल ओवर इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो है डेफिनेशन ऑफ हिंदू। तो देखिए ये हिंदू की जो डेफिनेशन है ये मैंने आपको ऑलरेडी जब हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को कर रहे थे तो उसमें बहुत अच्छे से विस्तार से आपको हिंदू की डेफिनेशन बताई थी। तो जो डेफिनेशन हिंदू मैरिज एक्ट में है वही डेफिनेशन आपके हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में भी सेम वही है, इसीलिए मैं उसको अभी रिपीट नहीं करूँगी। आप जाके यूट्यूब में मेरा पुराना लेक्चर देख लेना कि हिंदू कौन है, हु इज़ हिंदू, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है। तो अब हम इसकी जो मेन प्रोविजंस हैं उस पर आते हैं। इस एक्ट में सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 17 तक जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी सेक्शंस हैं, वो सब डील करते हैं एडॉप्शन से। और बाकी सेक्शन 18 से लेकर और पूरे आगे तक के जितने भी इसमें सेक्शंस हैं, 27-28 जितने भी सेक्शंस हैं, वो सारे जो हैं मेंटेनेंस को लेकर बात करते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस किसकी होगी इस एक्ट के अंदर, वही अगेन बच्चों की होगी, वाइफ की होगी, पेरेंट्स की होगी। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन 5, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 5 कह रहा है कि जितने भी अडॉप्शन होंगे हिंदुओं के बीच में, हिंदू अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करेगा तो वो इस एक्ट के जितने भी प्रोविजंस है उनको फॉलो करते हुए करेगा, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रावेंशन करता है इस एक्ट की किसी कंडीशन को तो ऐसे अडॉप्शन को वॉइड माना जाएगा। एक बार अडॉप्शन वॉइड हो गया तो जिस बच्चे को आप अडॉप्ट कर रहे हो उसके ऊपर कोई भी राइट या उसका कोई भी राइट उस एडॉप्टिव फैमिली में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसका राइट तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसको इस एक्ट के अंतर्गत अडॉप्ट किया गया होगा, इस एक्ट के जितने प्रावधान हैं उसके हिसाब से अडॉप्ट किया गया होगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 6। तो देखिए सेक्शन 6 में जो बात कर रहे हैं वो है कंडीशंस ऑफ अ वैलिड एडॉप्शन। एक वैलिड एडॉप्शन के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। जो आपका सेक्शन 6 है वो जनरल बात कर रहा है कि जो भी पर्सन अडॉप्ट कर रहा है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए अडॉप्शन करने की, ठीक। जो बच्चे को अडॉप्शन में दे रहे हैं उनकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए और जिस बच्चे को अडॉप्शन में लिया जा रहा है उसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। वो भी केपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन अडॉप्शन होना चाहिए। तो कहने का मतलब जो दे रहा है उसकी भी कैपेसिटी देखी जाएगी, जो ले रहा है उसकी भी कैपेसिटी देखी जाएगी और जिसको लिया जा रहा है उसकी भी कैपेसिटी देखी जाएगी। तो अब देखिए हम जब नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं सेक्शन 7, तो वो सबसे पहले बात करता है कैपेसिटी ऑफ अ मेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। अभी हम यहाँ पर एक मेल हिंदू की क्या कैपेसिटी होती है उसकी बात करेंगे। सेक्शन 7 इज स्पेसिफिकली गिवन फॉर अ मेल हिंदू। एक मेल हिंदू एडॉप्शन में कब ले सकता है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे अभी हमने सेक्शन 6 में बात करी थी कि कैपेसिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो यहाँ पर कंडीशन बताई गई है कैपेसिटी के लिए वो है कि वो साउंड माइंड का होना चाहिए। दूसरा ये कहा गया है कि वो माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर मतलब अगर खुद ही वो 18 साल से कम उम्र का है तो क्या वो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, तो यहाँ पर लॉ कह रहा है कि वो नहीं कर सकता। तो दो कंडीशन यहाँ पर एसेंशियल है, एक तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए, दूसरा वो माइनर नहीं होना चाहिए। एक मेल हिंदू जो कि मैरिड है वो अडॉप्ट करना चाहता है बच्चे को, ठीक है, मतलब उसके पास वाइफ है, तो इस केस में वो अपनी वाइफ की कंसेंट से ही अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। वाइफ के कंसेंट के बिना वो अडॉप्शन नहीं कर सकता। वाइस वर्सा वाइफ के केस में भी यही है कि अगर एक वाइफ अडॉप्ट करना चाहती है बच्चे को तो वो केवल और केवल अपने हस्बैंड की कंसेंट से ही अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन किस केस में कंसेंट ज़रूरी नहीं होता है वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर एक्ट कह रहा है कि अगर मतलब वाइफ अगर मुस्लिम बन जाती है, वाइफ क्रिश्चियन बन जाती है, तब फिर हस्बैंड को उसकी कंसेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसने क्या कर दिया, कन्वर्जन कर लिया। उस केस में फिर हस्बैंड क्या कर सकता है, अपने लिए बच्चा अडॉप्ट कर सकता है।
सेकंड केस इसमें जो बताया गया वो कि अगर वाइफ रेनाउंस कर जाती है वर्ड, मतलब जैसे कि संन्यास ले लेती है, तो उस केस में भी क्या है, फिर हस्बैंड को कंसेंट की ज़रूरत नहीं है वाइफ की, ठीक। और थर्ड ये कि अगर वाइफ जो है वो अनसाउंड माइंड की हो जाती है, फिर उसके बाद कोर्ट से डिक्लेरेशन लेने के बाद जो हस्बैंड है वो अपने लिए क्या कर सकता है, बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। अगर कोई बैचलर है वो भी ले सकते हैं, बैचलर मेल जो है बच्चे को अडॉप्शन में ले सकता है। कोई विडोवर अगर हो गया जिसकी की पत्नी मर चुकी है वो भी अडॉप्शन में ले सकता है। कोई डिवोर्सी अगर हो चुका है, डिवोर्स ले लिया है उसने वाइफ से, तो वो भी ले सकता है अडॉप्शन में, ठीक है। और मैरिड तो ले ही सकता है विद द कंसेंट ऑफ वाइफ। नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 8, तो देखिए सेक्शन 8 में कह रहे हैं कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन एडॉप्शन। सेक्शन 8 में जो है वो फीमेल के लिए बोला गया कि फीमेल कब ले सकती है बच्चे को अडॉप्शन में, तो यहाँ पर फीमेल की कैपेसिटी की बात की गई है। तो जैसे हमने सेक्शन 7 में जो जो कैपेसिटीज़, जो जो एलिजिबिलिटीज़ एक मेल के लिए पड़ी थी, यहाँ पर भी वही एलिजिबिलिटीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो कंडीशन है एक फीमेल के लिए वो है कि वो साउंड माइंड की होनी चाहिए, सेम उसी तरीके से जैसे कि हमने मेल के केस में देखा था। दूसरा, वो माइनर नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद देखिए जो पुरानी बेयर एक्ट है उसमें तो आपका अमेंडमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन जो नई बेयर एक्ट है उसमें एक 2010 का पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट है, और उसमें ये बताया गया है कि अगर वाइफ का जो है हस्बैंड लिविंग है तो हस्बैंड की कंसेंट से ही वो बच्चे को ले सकती है, ठीक है। तो जैसे कि हमने हस्बैंड के केस में पढ़ा था कि अगर वाइफ है उसके पास तो वाइफ की कंसेंट से ले सकता है। सेम उसी तरीके से अगर वाइफ है और वाइफ लेना चाहती है बच्चे को अडॉप्शन में तो उसको हस्बैंड की कंसेंट लेनी पड़ेगी। लेकिन अगेन हस्बैंड की कंसेंट कब नेसेसरी नहीं होगी, जबकि वो कन्वर्जन कर जाता है किसी और धर्म में, या वो रिनाउंस कर जाता है वर्ड को, या फिर वो कोर्ट के द्वारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो जो कंडीशन मेल के केस में एप्लीकेबल है, सेम वही कंडीशन फीमेल के केस में भी एप्लीकेबल होंगी। अब हम आते हैं सेक्शन 9 पे। तो सेक्शन 9 कह रहा है पर्सन केपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन, ऐसे लोग जो एडॉप्शन में दे सकते हैं। अभी हमने किसकी बात करी, जो एडॉप्शन में ले सकते हैं, जिसमें कि हमने मेल की बात करी और फीमेल की बात करी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो कि एडॉप्शन में दे सकते हैं, है ना, जिनके पास बच्चा है और वो एडॉप्शन में उस बच्चे को दे सकते हैं। तो देखिए कोई भी दे सकता है, फादर दे सकता है, मदर दे सकती है ना, जो बच्चे के रियल नेचुरल फादर मदर हैं, पेरेंट्स हैं, वो दे सकते हैं, या गार्जियन भी दे सकते हैं, ठीक। तो अगर फादर और मदर दोनों ही जीवित हैं तो दोनों को इक्वल राइट होता है बच्चे को अडॉप्शन में देने का। तो एक दूसरे की कंसेंट से ही एक्सरसाइज किया जाएगा। मतलब अगर वाइफ अपने बच्चे को अडॉप्शन में किसी को देना चाहती है तो उसे पहले हस्बैंड की कंसेंट लेनी पड़ेगी, और वाइस वर्सा अगर हस्बैंड किसी को अपना बच्चा अडॉप्शन में देना चाहता है तो उसे वाइफ की कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो दोनों को एक दूसरे की कंसेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है। कंसेंट कब रिक्वायर्ड नहीं होगा, जबकि उनमें से हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक सीज कर गया हो हिंदू से, या रिनाउंस कर गया हो वर्ड को, या फिर वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो गया हो। गार्जियन का राइट तभी आता है जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी। क्या मैंने बताया कि जैसे कि अगर फादर या मदर दोनों ने क्या किया हो, रिनाउंस कर दिया हो वर्ड को, या जीवित नहीं है अब, या फिर उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया हो, या बच्चे की माता पिता का पता नहीं है कि वो कौन है, कहाँ है, तो उस केस में जो उसका बच्चे का गार्जियन होगा फिर वो बच्चे को जो है अडॉप्शन में दे सकता है। इसके बाद जो क्लॉज 5 है आपका सेक्शन 9 का, वो ये कहता है कि ठीक है सारी बातें सही हैं, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी जाएगी वो ये है कि इस एडॉप्शन में बच्चे का भला छिपा है कि नहीं है। क्या इस एडॉप्शन से बच्चे की मेंटेनेंस अच्छी हो सकती है, एजुकेशन अच्छी हो सकती है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकता है जिस फैमिली में वो जा रहा है। तो सारी बातें ठीक है, कौन ले सकता है, कौन दे सकता है, लेकिन क्या इस एडॉप्शन से बच्चे का वेलफेयर हो रहा है। तो वेलफेयर जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। और ये सब करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पैसा आदान प्रदान किया जा रहा है, कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं, ना लिया जाएगा ना दिया जाएगा। गिविंग बाय द पेरेंट्स और गार्जियन एंड टेकिंग बाय द एडॉप्टिव फैमिली, ठीक है। तो गिविंग और टेकिंग, बस इतना ही हमारे पास एक एडॉप्शन डीड जो हिंदू लॉ के इस एक्ट के अंदर बनेगी उसमें होना चाहिए, गिविंग एंड टेकिंग। देयर इज नो नीड ऑफ एनी सेरेमनी, ओनली गिविंग एंड टेकिंग।
हम बात करते हैं सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 में कह रहे हैं कि हु मे बी अडॉप्टेड, किसको अडॉप्ट किया जा सकता है, किस बच्चे को गोद लिया जा सकता है, उसकी भी कुछ कैपेसिटीज़ हैं इस एक्ट के अंदर। वो क्या है वो अब हम देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें ये कह रहे हैं कि जिस भी बच्चे को गोद लिया जा रहा है, सबसे पहली कंडीशन तो कि वो हिंदू होना चाहिए, और ये बच्चा जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो ऑलरेडी अडॉप्टेड ना हो। हस्बैंड वाइफ ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया, तो अब वो उनका अडॉप्टेड बच्चा है, अडॉप्टेड चाइल्ड है, तो वो उसको फर्दर किसी और को अडॉप्शन में नहीं दे सकते। ठीक है, एक बार अडॉप्शन हो गया वो वैलिड होता है, हमेशा के लिए होता है, और उसके बाद उसको ना कैंसिल किया जा सकता, ना वापस लिया जा सकता, ना वापस दिया जा सकता। इसके बाद कह रहे हैं कि एक ही बच्चे को दो लोग साइमल्टेनियसली अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसके बाद जो इसकी कैपेसिटी में हम बात कर रहे हैं कि वो मैरिड नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कस्टम परमिट करते हैं पार्टीज के तो मैरिड बच्चे को भी अडॉप्शन में लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि जिस भी बच्चे को लिया जा रहा है कि वो 15 साल से कम उम्र का होना चाहिए या होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें 15 साल जनरल रूल है, लेकिन उसमें पार्टीज को कस्टम प्रूफ करना पड़ेगा कि उनके यहाँ पर कस्टम है कि वो 15 साल से ऊपर के बच्चे को भी अडॉप्शन में ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ऐसे बच्चों की जो ल्यूनेटिक होते हैं या जो जिनको कोई मानसिक बीमारी होती है या हैंडीकैप होते हैं, तो ऐसे बच्चों का भी वैलिडली अडॉप्शन किया जा सकता है। लॉ में इसके लिए कोई भी प्रोहिबिशन नहीं की गई है अंदर। इलेजिटिमेट जो बच्चे होते हैं, है ना, उनको भी क्या किया जा सकता है, वैलिडली अडॉप्ट किया जा सकता है। ठीक, तो ये आपका सेक्शन 10 था जो कि बात करता है कि किन बच्चों को अडॉप्ट किया जा सकता है। अब नेक्स्ट सेक्शन हम बात करते हैं सेक्शन 11 की। तो सेक्शन 11 में कुछ अदर कंडीशंस दी गई हैं एक वैलिड अडॉप्शन के लिए, कि एक अडॉप्शन तभी वैलिड माना जाएगा, कुछ शर्तें हैं जब वो पूरी होंगी। ठीक है, एक तरीके से जो सेक्शन 11 है वो रेस्ट्रिक्शंस की बात भी कर रहा है कि अडॉप्शन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है किन किन सर्कमस्टांसेस में। तो देखिए, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि अगर एक सन का अडॉप्शन किया जाना है, ठीक है, अगर बेटे को अडॉप्ट किया जाना है, लड़के को अडॉप्ट अगर किया जाना है, तो जो भी फैमिली या जो भी पेरेंट अडॉप्ट कर रहा है उसके पास ऑलरेडी एक हिंदू सन नहीं होना चाहिए, या सन का सन नहीं होना चाहिए यानी कि ग्रैंड सन, या फिर सन के सन का सन नहीं होना चाहिए यानी ग्रेट ग्रैंड सन। अगर डॉटर को अडॉप्ट किया जा रहा है तो जो भी पेरेंट डॉटर अडॉप्ट कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी डॉटर नहीं होनी चाहिए, या फिर उनका जो बेटा है उसकी बेटी नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि अगर मान लो एक मेल डॉटर को अडॉप्ट कर रहा है तो दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस होगा वो होगा 21 ईयर्स का। लाइकवाइज अगर एक फीमेल जो है सन को अडॉप्ट कर रही है तो दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस होगा वो अगेन 21 ईयर्स का होगा। तो 21 साल का गैप होना ज़रूरी है जिस भी बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है उसके और जो बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं उनकी एज के बीच में। एक ही बच्चे को दो लोग साइमल्टेनियसली अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, एक बच्चे को एक बार में एक ही पेरेंट अडॉप्ट करेगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट इसकी जो कंडीशन है, जो लास्ट कंडीशन है, वो ये कह रहे हैं कि उसमें गिविंग और टेकिंग ज़रूरी है। और जो एक सेरेमनी होती थी हिंदुओं में दत्ता होमम की, तो इस सेरेमनी को परफॉर्म करने के बाद ही एडॉप्शन में एक बच्चे को दिया जाता था, लेकिन अब ये सेरेमनी कंपलसरी नहीं है, इस सेरेमनी को जो है हटा दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शन 11 की अदर कंडीशंस हैं जो कि हर एडॉप्टिव फैमिली को फॉलो करना ज़रूरी है किसी भी एडॉप्शन को करने से पहले। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेक्शन 12 की, जो कि बात कर रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ एडॉप्शन। एक बार एडॉप्शन हो जाता है क्या उसका इफ़ेक्ट होता है, इसमें बताया गया है सेक्शन 12 में। तो ये कह रहे हैं एक बार एडॉप्शन हो गया तो जो बच्चा अडॉप्ट किया गया है वो एडॉप्टिव फैमिली का चाइल्ड हो जाता है एडॉप्शन के बाद से। जिस दिन से एडॉप्शन हुआ है वो उन्हीं का बच्चा कहलाएगा जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। ठीक है, और उसके जितने भी पुराने रिश्ते थे जहाँ से वो आया था वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है।
नई फैमिली में आने के बाद भी जब वो बड़ा होगा कल को, तो वो अपनी पुरानी फैमिली के जितने जो भी उसके सपिंडा या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में लोग आते थे उनसे मैरिज नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी को लेकर कर रहे हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको एडॉप्शन से पहले मिलने वाली थी पुरानी फैमिली में, वो उसको कंटिन्यू मिलती रहेगी, चाहे वो भले ही नई फैमिली में भी चला गया हो। इसके बाद ये कह रहे हैं नई फैमिली में आने के बाद उसका भी उतना ही राइट हो जाता है जितना कि एक नेचुरल सन का होता है या नेचुरल डॉटर का होता है। लेकिन उसके आने के कारण जो ऑलरेडी जो घर में बच्चा मौजूद है उसके राइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद सेक्शन 13 कह रहा है राइट ऑफ एडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। जो पेरेंट्स का राइट है प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का, वो उनके पास सेव रहेगा, वो चाहे किसी को दें किसी को ना दें या डिस्पोज ऑफ करें, टोटल ये उनकी ही मर्जी हो। इसके बाद सेक्शन 14 की बात करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एडॉप्टिव मदर। वो ये है कि मान लो एक मेल के पास 2 वाइफ्स थी, ठीक है, तो हमने जैसे बताया था कि अगर वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको अपनी वाइफ की कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो अगर 2 वाइफ्स हैं तो दोनों वाइफ्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो जो 2 वाइफ्स हैं उनमें से मदर कौन कहलाएगी, ठीक है, सीनियर मोस्ट जो वाइफ होगी वो उसकी अपनी मदर कहलाएगी जो भी बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है, और जो बाकी वाइफ्स होंगी वो स्टेप मदर कहलाएंगी। नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 15, वो कह रहा है कि अगर एक बार एडॉप्शन हो जाता है सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किए, उसके बाद उस एडॉप्शन को कैंसिल नहीं किया जा सकता। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। वंस एन एडॉप्शन हैज़ बीन वैलिडली मेड इट कैन नॉट बी कैंसल्ड एट एनी कॉस्ट, ठीक है, और ना ही वो बच्चा जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है वो अपना स्टेटस को रिनाउंस करेगा। इसके बाद आपका है 16, तो इसमें कुछ प्रिजम्पशन की बात कर रहे हैं कि अगर कोर्ट के पास आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेके चले गए जिसमें जो कि अडॉप्शन डीड कहलाएगी और उसमें देने वाले का नाम है, लेने वाले का भी नाम है, जिसको लिया जा रहा है जिस बच्चे को उसका भी नाम है, साइन है, सबके हैं, और ऐसी डीड आपने कोर्ट के समक्ष अगर प्रस्तुत कर दी है तो कोर्ट उसको प्रिज्यूम करेगी कि ये एक वैलिड डीड है अनलेस कोई उसको डिसप्रूव कर दे। सेक्शन 17 जो है आपका एडॉप्शन का लास्ट प्रोविजन है। इसके बाद जिस मैंने आपको बताया था सेक्शन 18 से जो है आपका मेंटेनेंस का प्रावधान शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आज हम सेक्शन 17 तक रखेंगे और सेक्शन 17 में कह रहे हैं प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है, नो कंसिडरेशन फॉर द अडॉप्शन शैल बी गिवन और रिसीव्ड, ना तो पैसा दिया जाएगा और ना ही लिया जाएगा। और अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया है तो उसको 6 महीने तक की जेल या फिर उसमें जो भी फाइन प्रिस्क्राइब्ड होगा वो हो सकता है, ठीक है। 6 महीने तक की जेल हो सकती है, फाइन लग सकता है, या दोनों भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 17 में था। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।